स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट कर दी थी एक सीरीज जिसमें हम आपके इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर लाइन वाइज खत्म कर रहे हैं। अभी लास्ट चैप्टर जो हमने खत्म किया था वो था हमारा कमर्शियल बैंक। अब हमें शुरू करना है सेंट्रल बैंक। तो जल्दी से देख लो सेंट्रल बैंक में क्या क्या करना है। हेडिंग डालनी है। सेंट्रल बैंक और वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमें खत्म करने हैं। इनके 3 टॉपिक है। पहला, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। दूसरा, फंक्शंस सेंट्रल बैंक्स। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल बैंक। में दोनों पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है। इसके अलावा 5 हमारे फंक्शन। और भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें, ऐसा नाम में ही छुपा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब इकलौता, इसके जैसा कोई नहीं। ठीक। हर नेशन का एक अलग एक इकलौता एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता ही होता है। इंडिया का एपेक्स इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू बैंकिंग कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक है जो हिंदुस्तान की इंटायर बैंकिंग सिस्टम को देखता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। तो क्या सर हिंदुस्तान का आरबीआई तो क्या हर जगह का आरबीआई? हाँ, हर जगह का होता है, लेकिन उसे हम आरबीआई नहीं कहते। अब जैसे इंडिया का आरबीआई सेंट्रल बैंक है, इंग्लैंड का कौन सा है? जैसे यूके का कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। इस तरीके से हर एक नेशन का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है। अब सेंट्रल बैंक के पास पावर क्या होती है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सेंट्रल बैंक है? तो आप कभी भी एक नोट अपना, कोई भी आपके पास कोई भी नोट हो, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, कभी भी आप देखना उस पर सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? स्टब हेड में सबसे स्टार्टिंग में लिखा होता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि नोट इशू रिजर्व बैंक ने किया है। आप जो करेंसी होल्ड करते हैं उसकी अथॉरिटी आपको रिजर्व बैंक से मिली है। ठीक है। और जिस नीचे, अगर और नीचे आओगे तो उसमें सिग्नेचर भी होते हैं। वो सिग्नेचर होते हैं आरबीआई गवर्नर के। ठीक है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम को चलाए, ठीक है, इंटायर बैंकिंग सिस्टम किसी भी नेशन की हो उसे चलाए, तो उस पर्टिकुलर नेशन का क्या है? सेंट्रल बैंक। तो हम डिफाइन कैसे करें? तो रादर देन हम ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने के, एक फिलोसोफर की डेफिनेशन लिख दो। ठीक, फिलोसोफर कह रहा हूं, कोई भी इकोनॉमिस्ट हो गए या कोई भी तुम्हारे, जो तुम्हें जिनकी डेफिनेशन अच्छी लगे। फिलोसोफर लिखना है, इकोनॉमिस्ट लिखना है। फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, गलत बोल दिया मैंने। इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन लिख दो। तो मैं यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिखो फटाफट। कॉक, इनके अकॉर्डिंग अ बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट्स द एपेक्स ऑफ अ बैंक विच constitute the apex of monetary and banking structure of the country. Monetary and bank structure of the company। कह रहा है
एक ऐसा इकलौता इंस्टीट्यूशन जो मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर, मनी पॉलिसी, मनी सप्लाई और बैंकिंग दोनों के ऊपर फुल कंट्रोल करता हूं। ठीक, ये हो गया हमारा मीनिंग। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ठीक, ये तो पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन अब इससे रिलेटेड तीन चीजें आती हैं, याद रखना। सबसे पहले आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि आरबीआई एक पब्लिक कॉरपोरेशन है, पब्लिक कॉरपोरेशन जो कि स्पेशल एक्ट से परमिशन के थ्रू ही बनता है। एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है इनका? एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, तब जाके आरबीआई बना है। ठीक है, कोई भी पब्लिक कॉरपोरेशन बिना स्पेशल एक्ट के पब्लिक कॉरपोरेशन में नहीं आती है। जैसे अगर मैं एलआईसी की बात करूं तो एलआईसी के लिए भी 1956 में एक एक्ट आया था। ठीक है, तो आरबीआई क्या है? आरबीआई भी एक पब्लिक कॉरपोरेशन है, तो इसके लिए भी एक एक्ट आया था जिसका नाम था आरबीआई एक्ट, और आया था 1934। फिर 1934 में एक्ट आया। सेटअप कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। और नेशनलाइज्ड कब किया गया? नेशनलाइज्ड 1949। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आरबीआई का मीनिंग। अब रादर देन हम इसके बारे में और एक्सप्लेन करें, एक काम करते हैं, हम सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का एक डिफरेंशिएशन चार्ट कवर कर लेते। तो लिखो बेसिस सेंट्रल बैंक कमर्शियल। ठीक, सबसे पहले पॉइंट पे आओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मीनिंग लिख लो। तो मीनिंग क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर। एपेक्स इंस्टीट्यूशन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक, इकलौता इंस्टीट्यूशन है जो मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर दोनों को ही रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक क्या है? विच डील्स अ बैंक विच deals in money and credit for the purpose of earning profit. ठीक, देखो, एक तरफ कह रहा है कि एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो इंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है चल रहा उसको रेगुलेट करती है, और जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका काम होता है लोन देना, लोन से इंटरेस्ट कमाना। ठीक है, पैसे कमाना। तो वो क्या है? अ बैंक विच डील्स इन मनी, आप डिपॉजिट करते हो, एंड क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, लोन देते हैं वो लोग। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लो। ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर।
इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। भाई देखो, कोई चीज नेशनलाइज्ड हो जाती है तो फिर नेशन के हिसाब से चलता है। तो नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होता है। एक आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव या किसी भी सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होता कि प्रॉफिट कमा ले। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितनी भी बैंकिंग सिस्टम चल रही है वो स्मूथली चले, ना ही इन्फ्लेशन आए मार्केट में, ना ही डिफ्लेशन आए। हमें अपनी पॉलिसीज ऐसे बना के रखनी होती है कि मार्केट में सारी फंक्शनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बड़ी ही स्मूथली रन करें, ठीक है, ताकि बायर की भी नीड फुलफिल हो सके और सेलर की भी नीड फुलफिल हो सके। तो इनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर करना होता है, दोनों के हिसाब से, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के हिसाब से। लेकिन कमर्शियल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, सब जितने भी बैंक्स होते हैं सब कमर्शियल बैंक्स होते हैं। एसबीआई, आपने सुना होगा, कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आते हैं लोगों के पास कि लो भाई क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपको क्या क्रेडिट कार्ड चाहिए, लोन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्सनल लोन। तो उनका काम होता है कि आपको लोन दे और लोन के बदले आपसे इंटरेस्ट अर्न करे। तो ये सोशल वेलफेयर करते हैं और ये प्रॉफिट कमाते हैं। लिख लो भाई, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ओनरशिप। अब देखो, सेंट्रल बैंक जितने भी होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, और कमर्शियल बैंक में क्या होता है, मे बी गवर्नमेंट और प्राइवेट। जैसे अब अगर मैंने कहा एसबीआई, हट से तुम्हारे दिमाग में आता है यार ये तो गवर्नमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, ठीक। लेकिन मैंने कहा एचडीएफसी, बैंक तो दोनों है, एक्सिस, तो ये भी बैंक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स होते हैं और कुछ प्राइवेट होते हैं। तो मे बी गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक कभी कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती उसकी, कोई भी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंडिविजुअल इसको ओन नहीं करता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड ही होती है। आओ भाई, नेक्स्ट। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नोट इशू। देखो, नोट इशू अथॉरिटी जो भी होती है वो सेंट्रल बैंक के पास होती है। कमर्शियल बैंक के पास कोई नए नोट इशू करने की अथॉरिटी नहीं होती है। नए नोट इशू करना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक का ही काम होता है। आप कहोगे कि सर हम तो लाइन लगाते थे बैंक में, जब डिमोनेटाइजेशन आया था तब तो हम अपने एसबीआई, पीएनबी यहीं सब जाके कैश लेते थे, तो नोट तो हमें वो दे रहे होते थे। देखो डिफरेंस होता है, एक होता है प्लेयर होना और एक होता है प्रोवाइडर होना, ठीक है। अगर आप मार्केट प्लेयर की बात करो तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कौन है, हु इज प्रोड्यूसिंग द, हु हैज द अथॉरिटी, ठीक है। तो वो कौन है, आरबीआई है। आरबीआई क्या है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है जिसके पास अथॉरिटी है नए नोट इशू करने की। उस नोट को सप्लाई करने की पावर किसके पास है, कमर्शियल बैंक। आम आदमी के पास कौन पहुंचा रहा है, एसबीआई, पीएनबी। लेकिन नया नोट इशू कौन करता है रंग बिरंगी, आरबीआई, ठीक है। आगे बढ़ो, तो नोट इशू करने की एक ही इकलौती अथॉरिटी आरबीआई के ही पास होती है। लिख लो, इट हैज गॉट द मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशू। मोनोपोली राइट ऑफ द नोट, मोनोपोली राइट होते हैं इस पे। इनके पास कोई ऐसा राइट नहीं होते, नोट इशू कर सकते हैं लेकिन ये सप्लाई करते हैं नोट, ठीक है। डू नॉट हैव सच राइट्स। हाँ भाई, नेक्स्ट,
बैंकर, नाउ कमर्शियल बैंक में सर आम आदमी का अकाउंट होता है? नहीं, हमारा अकाउंट तो एसबीआई, पीएनबी इन सब में होता है। तो सेंट्रल बैंक में आम आदमी का अकाउंट होता है, मैं कमर्शियल बैंक बोल दिया। सेंट्रल बैंक में एक आम आदमी का अकाउंट नहीं होता। हमारा अकाउंट आरबीआई पे नहीं है, हमारा अकाउंट होता है एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी, इन सारे बैंक में होता है, क्योंकि ये कमर्शियल है। तो सर ये आरबीआई करता क्या है? अभी तुमको बताया कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई बाकी सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट का हिसाब किताब कौन करता है? आरबीआई। ऑटोनॉमस बॉडी है ना ये। ऑटोनॉमस बॉडी इसलिए क्योंकि इसको बनाने के लिए स्पेशल एक्ट पास करना पड़ा था। आरबीआई आरबीआई का जो सेटअप है, क्या लिखा था कि आरबीआई एक एक्ट के तहत बना है, जो एक्ट आया था 1934 में। उस एक्ट में उसके आरबीआई को स्पेशल पावर्स दी गई हैं रिलेटेड की वो किसकी बात सुनेगा और किसको ऑर्डर दे सकता है। तो उसके पास आरबीआई एक्ट में ही एक चीज है कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी क्या है कि हाँ, वो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, बट वो अपने डिसीजन खुद लेता है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करती, ठीक। तो बैंकर मतलब क्या हो गया कि ये हिसाब किताब किसका करते हैं? बैंकर किसके हुए? एक तो गवर्नमेंट के, दूसरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम के। आम जनता से कमर्शियल बैंक डील करते हैं, एसबीआई, पीएनबी, ठीक है। तो यहां लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है इट इज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो द बैंकर ऑफ द कमर्शियल बैंक, बैंकर ऑफ द कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, ये यहां पर किसका होता है? जनरल पब्लिक, बैंकर टू द जनरल पब्लिक। और भाई कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, नंबर ओनली वन। आरबीआई कितना है? एक ही है। और कमर्शियल बैंक नो लिमिट, कितने भी हो, ठीक है। कोई एज सच नंबर नहीं है। तो ये अगर आपको मीनिंग में डाउट हो तो ये डिफरेंस वाला पॉइंट याद कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल सेंट्रल बैंक। तो 5 फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहला फंक्शन होगा नोट इशू, दूसरा होगा हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। बैंकर्स एजेंट टू कमर्शियल बैंक, बैंकर का गवर्नमेंट। 1 2 3 4, कुछ छूट रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, बड़े ध्यान से समझो क्या क्या है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। कस्टोडियन, सबसे पहला नोट इशू। देखो नोट इशू के मामले में क्या है कि जब भी कहीं नए नोट इशू करने की बात आती है तो वो कमर्शियल बैंक के पास पावर नहीं होती है। वो पावर किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। आप यूं ही नहीं कोई मनचाहा नोट चला सकते जब तक आरबीआई उसकी परमिशन ना दे दे, ठीक है। और नहीं देगा, आरबीआई ही इशू करता है, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब देखो भाई हमारे देश को दूसरे देश से ट्रेड तो करना ही होता है, चाहे यूएस हो, यूके हो, कुवैत हो, चाइनीज हो, हमें इन सब से कुछ ना कुछ लेना देना तो होता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें इन सबसे कुछ ना कुछ खरीदना है तो इनको इनकी करेंसी देनी पड़ेगी।
अब ये करेंसी आएगी कहां से? इसका हमें रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो हु मेंटेन्स द रिजर्व ऑफ ऑल दीज करेंसीज? होता है आरबीआई। तो रिजर्व जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, दिरहम हो गया, पाउंड हो गया, ठीक, गोल्ड हो गया। गोल्ड भी तो एक लिक्विड करेंसी में ही आ जाता है ना, तो गोल्ड बना थोड़ी करेगा। इन सारी चीजों का रिजर्व आरबीआई बनाता है और कोई नहीं कर सकता। बाकी प्लेयर्स होते हैं वो खरीदते बेचते हैं, रिजर्व कौन मेंटेन कर सकता है? आरबीआई। आरबीआई मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, रिजर्व्स मेंटेन करता है और डिप्लीट करता है रिजर्व्स, फिर वो चाहे गोल्ड के हो चाहे वो डॉलर के हो। उसका काम एक ही है कि मार्केट में इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस ना होने पाए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो होता रहता है कि महंगाई बहुत ज्यादा आ जाए अचानक से, ये सारी चीजें ना हो, इसलिए इन सारी चीजों का रिजर्व मेंटेन करता है आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकर एजेंट टू कमर्शियल बैंक। आई टेल यू इट इज अ बैंकर्स बैंक, ठीक है। जितने भी कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सवाइजेड, तुम्हारा किसी भी बैंक अकाउंट में जिसमें भी तुम्हारा अकाउंट हो, वो भी बैंक, वो सारे के सारे किसको फॉलो करते हैं? एक एक बाकी रह गया था, याद आ गया, टेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। हाँ, तो बैंकर्स टू एजेंट बैंक मतलब क्या है? ये सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है किसके लिए? कमर्शियल बैंक के लिए। अगर आरबीआई ने कोई नोटिस इशू किया है या आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है, तो वो कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करनी ही पड़ेगी। और बाई चांस अगर कमर्शियल बैंक ये चीज फॉलो नहीं करते हैं तो वो ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे इंटायर इंडियन बैंकिंग से, ठीक है। इसके बाद होता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे भाई घर में अगर पैसे चाहिए होते तुमको, और जब हर तरफ सारे दोस्त मना कर देते हो और पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे फिर आखिरी में किसके पास जाते हो तुम? पिताजी के पास, कि पापा पैसे चाहिए, फुटबॉल खरीदनी है, पैसे नहीं है और कॉन्ट्री वॉन्ट्री कोई कर नहीं रहा है, मुझे फुटबॉल चाहिए। आखिरी में तुम क्या करोगे? अपने फादर के पास जाते हो। इसी तरीके से जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, अगर इनको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, भाई बैंकों को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है, जितने भी बैंक्स हैं उनको भी पैसे की जरूरत है, और इनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। इसलिए आरबीआई को कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कुछ नहीं हुआ तो आरबीआई के आगे हाथ फैला दो, आरबीआई कुछ ना कुछ कर ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या हुआ कि गवर्नमेंट के अकाउंट कौन मेंटेन करता है? भाई देखो तुम्हारे लिए सड़कें बन रही हैं, डिफेंस में पैसा जाता है, और तो और तुमने कहा कि भाई क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई मेंटेन करे। तो हु मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट? इट्स आरबीआई। तो कुल मिला के 5 फंक्शन है। सबसे पहला, नोट इशू। कोई भी नया नोट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास होती है। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जितने भी फॉरेन करेंसीज होती है जिसकी इंडिया को जरूरत है आगे चल के, क्योंकि ट्रेड करना होता है, तो इसका रिजर्व मेंटेन करने की बात आएगी तो कौन करता है? वो मेंटेन करता है आरबीआई। बैंकर एजेंट इन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स को जितनी भी सुपरवाइजरी रोल प्ले करवाना हो, कि आइडिया देना हो या उनसे कोई भी काम करवाना हो, तो उनका अकाउंट भी कौन मेंटेन करता है? इट्स आरबीआई। बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अकाउंट कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और इनकम कौन मैनेज करता है? इट्स आरबीआई। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती तो वो कहां जाते हैं? आरबीआई के पास, आरबीआई से पैसे लेते हैं, आरबीआई से मदद। तो दीज आर द मेजर 5 फंक्शंस जिनको हम कवर कर चुके हैं अभी के अभी। अगले टॉपिक्स पे हम बढ़ेंगे जिसका नाम है सिलेक्टिव और इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी पॉलिसी। चलो, मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करता है ताकि फ्लो ऑफ क्रेडिट मेंटेन किया जा सके। अच्छा,
कुछ भी ये पॉलिसी समझने से पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी की दो कंडीशन होती है। एक तुमने सुना होगा इन्फ्लेशन, चलो इन्फ्लेशन समझो, ऑटोमेटिकली डिफ्लेशन समझ में। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है भाई? तुमने कह दिया इन्फ्लेशन मीनिंग महंगाई, महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई क्या मतलब हो गया भाई? इंक्रीज इन द प्राइसेस, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये होती है महंगाई की भाई, चीजों के दाम बढ़ गए। सुना होगा ना दादी को कहते हुए, दादी दादा को कहते हुए सुना होगा कि तुम हमारे जमाने में ये चीज फलानी चीज 10 रुपए की मिलती थी, आज 1000 की हो गई है। ये सारी चीजें तुमने सुनी होगी। तो ये क्या है? जनरल प्राइस लेवल में यार देखो महंगाई आ गई है क्योंकि चीजों के दाम बढ़ गए। जो चीज 2 रुपए की मिलती थी आज वो 200 रुपए की हो गई है। ऐसे एग्जाम्पल तुमने सुना होगा। तो ये महंगाई है। अब इसके कारण क्या है, क्यों होती है ये? इसके दो चीजें होती है, दो वजह होती है। डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, पहली चीज तो ये। दूसरी होती है कॉस्ट। ठीक, पहले ही वाला एस्पेक्ट समझो क्योंकि यही जरूरी है। अब मैंने कहा डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इसलिए चीजों के दाम बढ़ गए। अच्छा, डिमांड ज्यादा है किसी भी कमोडिटी की, या डिमांड इकोनॉमी में ही ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि भाई जिसको सामान चाहिए वो ज्यादा पैसा खर्चा करे, उसको हम सामान दे दें। तो यानी कि तुम ये कह सकते हो कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम इज मोर। क्या ये कहा जा सकता है? हाँ कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब इस फंडे को समझने के बाद इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। तो कह रहा है मॉनिटरी पॉलिसीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है? मेजर्स adopted by central bank to regulate the supply of money and credit in the economy। कि इकोनॉमी में कितना क्रेडिट फैलेगा ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है ना, तुम्ही ने बताया था, सप्लायर। अच्छा, किस तरीके से करता है? ये दो पॉलिसीज अपनाता है, इसके पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव इज समथिंग, वो इंस्ट्रूमेंट जिनसे आप क्या करते हो, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कि कितना मार्केट में लोन फैलेगा, कितना लोगों को लोन दिया जाएगा, कितना क्रेडिट सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ेगी, कितने क्वांटिटी से बढ़ेगी। तो ये चीजें क्वांटिटेटिव में आती हैं। मतलब ये वो मेजर्स हैं विच रिस्ट्रिक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। ठीक, यहां पर कितनी क्वांटिटी में क्रेडिट फ्लो किया जाएगा ये डिसाइड करता है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये आरबीआई के वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आरबीआई ये डिसाइड करता है कि किस सेक्शन को लोन देंगे। एग्रीकल्चर वाले को लोन देना है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को लोन देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को लोन देना है तो किस प्रपोर्शन में देना है, एग्रीकल्चर वाले को देना है तो किस प्रपोर्शन में देना है, कि दोनों में से किसको नहीं देना है। तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर्स। किस सेक्टर में पैसा जाएगा, अलग अलग तरीके से आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। तो मनी सप्लाई में पहले तो देख लो क्वांटिटेटिव कितने होते हैं। सबसे पहला होता है बैंक रेट, फिर बैंक रेट के बाद होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, नेक्स्ट सीआरआर,
कैश रिजर्व रेशियो SLR। और ये कितने तरीके के हमें पढ़ने हैं? क्वालिटेटिव में हमारा आ रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग और मॉरल सुएजन। ठीक है, दूसरा क्रेडिट राशनिंग और तीसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आरबीआई जो मनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी है, इसको कंट्रोल करता है। हम एक एक करके सारे पढ़ लेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे भाई क्वांटिटेटिव से। अच्छा, मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुमको ये कहानी बताई है ना इन्फ्लेशन की, कि क्या है महंगाई, इसका मतलब क्या है, ये जरा ध्यान से समझ लेना। आओ भाई, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट, आरबीआई कमर्शियल बैंक को कभी कभी रेट पे लोन देता है। ठीक है, तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक, जैसे सपोज करो एसबीआई ने आरबीआई से 100 करोड़ रुपए ले लिए लोन, तो जो एसबीआई इंटरेस्ट देगा आरबीआई को, उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? बैंक रेट। तो जिस रेट पे देगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलेंगे बैंक रेट। अब समझिएगा तो क्या होगा, अब समझो। मैंने कहा आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया है 100 करोड़ रुपए का, एसबीआई बदले में आरबीआई को इंटरेस्ट देगा। अब इससे मनी फ्लो कैसे रुकता है या मनी फ्लो में चेंजेस कैसे आते हैं? अब सपोज करो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 10% था, अब 10% है, यानी एसबीआई 10% आरबीआई को देगा। अब ये 10% निकालने के लिए एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई अपनी तरफ से जिनको आम पब्लिक को लोन बांटता है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, या उन्हीं से करेगा? फ्लो ऑफ क्रेडिट कितना कितना करेगा, ऐसे करेगा। ठीक, अब सपोज करो आरबीआई ने 10% की जगह कर दिया कितना? 20%। लो, उसने क्या कर दिया? बैंक रेट बढ़ा दिया कि पहले 100 करोड़ रुपए का लोन दोगे तो 10% देना पड़ता था आरबीआई को, अब आरबीआई को इतना चार्ज कर रहा है 20%। तो जाहिर सी बात है एसबीआई भी कहेगा कि ठीक है, हम भी पब्लिक का पैसा 20% बढ़ा देंगे। अब जब बैंक रेट इतना तेजी से बढ़ेगा तो देखो ना, कोई आम जनता इतना पैसा लेगी, इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लेगी? नहीं लेगी। जब लोन नहीं लेगी तो क्रेडिट का सप्लाई, जो मनी फ्लो होता है, जो मनी सप्लाई होता है, वो बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ेगा। ऑटोमेटिकली लोगों की जेब में पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। कुल मिला के यहां बात आ गई, लोगों की इनकम कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि मनी सप्लाई कम हो गया, अब कोई पैसा लेगा नहीं। तो ये होता है बैंक रेट। ठीक है, अब इसकी पूरी कहानी लिख लो, क्या है बैंक रेट, किस तरीके से कवर करते हैं, सब कर लो कवर। सबसे पहले बैंक रेट हेडिंग डालो। क्या है ये? कह रहा है रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द मेंबर कमर्शियल बैंक। रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू मेंबर कमर्शियल बैंक। ठीक है, अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल, अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसका मतलब क्या है? कह रहा है वो पैसा, वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक पैसे देता है कमर्शियल बैंक को,
और फ्री में नहीं दे रहा है, कुछ सिक्योरिटीज भी चाहिए होंगी, तो या तो वो सिक्योरिटीज रख लेगा अपने पास एज अ कोलेटरल, या तो कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो एसबीआई के पास पड़े हो वो। अब दो सिचुएशन आती है, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन, ऐसा समझो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब सस्ताई, भाई चीजें सस्ती हो गई, तुम्हारी कीमत, मनी की कोई कीमत ही नहीं रही। दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए खराब है। अब इन्फ्लेशन का तो तुमने फंडा समझ लिया, इन्फ्लेशन है क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, इनकम इज मोर। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट विल इंक्रीज। अब आरबीआई क्या करेगा, वो रेट को बढ़ा देगा। आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली एसबीआई बढ़ाएगा, एसबीआई बढ़ाएगा तो आम जनता कोई लोन लेने को राजी नहीं होगी, भाई इतना ज्यादा कौन लेगा, ठीक। ऑटोमेटिकली लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, इनकम कम होगी, भाई ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। डिफ्लेशन होगा तो क्या करेगा, भाई डिफ्लेशन है, उल्टा चल रहा है, सस्ताई चल रही है, तो बैंक रेट क्या होगा, विल फॉल, ठीक। डिफ्लेशन सिचुएशन क्या होती है कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, लोगों को कहेंगे लो भाई पैसे लो, डिमांड करो, ठीक, लोन लो और लोन लेके अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाओ और खूब खरीदो, ठीक है। तो यहां पर बैंक रेट क्या किए जाएंगे, गिर जाएगा, बैंक रेट फॉल कर जाएगा। फॉल हो जाएगा मतलब क्या होगा, रेट 20% से घट के 10%, 8%, 4%, कितने पे भी आ जाएगा। आगे बढ़ो, पहला हो गया हमारा बैंक रेट। अब दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुली मार्केट में ऑपरेट करना। समझना, आरबीआई तो एक सिंगल प्लेयर है भैया, आरबीआई तो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ना, वो कोई कमर्शियल बैंक तो है नहीं जिसका काम है सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, वो तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो डिसाइड करता है इकोनॉमी में क्या होगा, वो पॉलिसी मेकर का काम करता है, पॉलिसीज डिसाइड करती है। अच्छा, लेकिन जब आरबीआई ओपनली मार्केट में डील करने लगे सिक्योरिटीज में, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। पहले मीनिंग लिख लो, उसके बाद बात करते हैं इसकी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहता है, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं अभी बताता हूं, यहां लिख लो एनएससीज, ठीक। बाय द सेंट्रल बैंक, बाय द सेंट्रल बैंक from to the public and the banks। अब समझिएगा, कह रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब आरबीआई उतर जाए ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का काम करती है। आपको, अगर आपने सुना होगा कि हमारे मम्मी पापा ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, तो ये सर्टिफिकेट क्या करते हैं, गवर्नमेंट इसको अपनी मार्केट की या इकोनॉमी की नीड के हिसाब से खरीदती और बेचती है। सपोज करो, किसको खरीदती बेचती है आम जनता और बैंक। कौन से बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक। तो जब आम जनता या कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज खरीदी या बेचने का काम आरबीआई चालू कर देता है, जबकि आरबीआई का काम नहीं है आम पब्लिक से डील करना, आरबीआई का काम क्या है, इंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, गवर्नमेंट के अकाउंट बनाना, लेकिन आम पब्लिक से डील करना नहीं। लेकिन जब ये काम आम पब्लिक से डील करने लगे, आरबीआई जनरल पब्लिक या बैंक्स के थ्रू डील करने लगे, वो अपनी सेविंग सिक्योरिटीज या सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदने और बेचने लगे, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। फिर से वही दो सिचुएशन। अब ये सेविंग सर्टिफिकेट कैसे काम करते हैं ये भी सुन लो। जैसे तुमने कहा कि तुमने 1 लाख रुपए का एनएससी बॉन्ड खरीदा, एनएससी सर्टिफिकेट खरीदा,
1 लाख रुपए का एनएससी सर्टिफिकेट तुम्हें 80,000 रुपए में मिल गया। ठीक, गवर्नमेंट ने 80,000 रुपए में तुम्हें 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट बेचा, यानी जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब तुम्हें 1 लाख रुपया बढ़िया आराम से मिल जाएगा। अभी तुमने गवर्नमेंट को 80,000 रुपए दे दिए, तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक, कि जब एक मैच्योरिटी डेट आएगी तब आपको 80,000 के बदले 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि आपने 1 लाख का खरीदा था लेकिन सस्ते रेट पे था। तो ये होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बेसिकली गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ताकि मार्केट से जब चाहे वो पैसा अपनी जेब में रख ले, या जब उनको बेचने का मन करे तो वो बेच, ठीक है, खरीदने का मन करे तो मार्केट से खरीद भी लेते हैं इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से। अब सपोज करो दो कंडीशन, फिर से इन्फ्लेशन समझेंगे, डिफ्लेशन उल्टा हो जाएगा। महंगाई सस्ताई, महंगाई है, महंगाई क्यों है? लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। आरबीआई महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? सेल पे लगा देता है सिक्योरिटी, सेल ऑफ एनएससीज। अब क्या होगा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बिक रहे हैं, हर आदमी कहेगा कि भाई यहां से खरीद लो। क्यों खरीद लो? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो कभी नुकसान देगी नहीं, वो तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। सरकार की, हम सरकार से खरीदे तो सरकार की तो जिम्मेदारी वो वापस करेगी। हर आदमी जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट चाहेगा वो कहेगा कि चलो खरीद लेते हैं, अभी हमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा भाई? सेल करेगा, सेल करोगे तो क्या होगा? आम जनता की जेब से पैसे निकलेंगे और किसके पास चले जाएंगे? जनता की जेब से पैसे निकल के आरबीआई के पास चले जाएंगे। अब जनता की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है क्यों? क्योंकि भाई डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि जेब में पैसा ज्यादा है। तो आरबीआई ने तुम्हारी जेब से पैसे निकाल के अपनी जेब में रख लिए। कैसे? सेल कर लिए इन्फ्लेशन के टाइम पे। और जब डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन ज्यादा है मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इस केस में क्या करेगा आरबीआई? कहेगा हम खरीद नहीं रहे, अब हम बेच नहीं रहे हैं, अब हम खरीदेंगे। ठीक, परचेज, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। सही बताया यार, क्या कर रहा हूं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज और परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगा भाई? इन्फ्लेशन के टाइम पे वो सेल करेगा, सर्टिफिकेट देगा, पैसे लेगा। ठीक, और जब डिफ्लेशन है कि सप्लाई ज्यादा है, लोगों की डिमांड नहीं है, तो वो कहेगा भाई जिसने जिसने खरीदे थे सब वापस कर दो, बदले में हमसे पैसे ले लो, खूब पैसे लो, खूब उड़ाओ। तो परचेज करेगा एक तरफ सिक्योरिटीज आम जनता से, और एक तरफ आम जनता को बेचेगा। तो यहां पर लिखा भी है क्या कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक। तो फ्रॉम पब्लिक कब हो रहा है? फ्रॉम पब्लिक मतलब कि सेल कर रहा हो, फ्रॉम पब्लिक मतलब पब्लिक से खरीद रहा होगा, परचेज, और टू द पब्लिक तो सेल करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब वो उसमें आम पब्लिक भी आ जाती है और बैंक भी आ जाते हैं, क्योंकि सबको पैसे प्यारे हैं भाई, बैंक तो पैसे प्यारे हैं ही। अब होता है एक सीआरआर एसएलआर, एक टर्म होता है लीगल रिजर्व लीगली रिजर्व करा जाने वाला पैसा। ठीक, जो हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना ही है। अब वो दो तरीके से है, एक सीआरआर, हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और एक होता है एसएलआर, जिसे हम स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। सीआरआर क्या होता है? मिनिमम रिजर्व बैलेंस क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, वो मेंटेन करना ही होता है हर कमर्शियल बैंक को। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। और एसएलआर भी एक रिजर्व होता है, लेकिन यहां पर लिक्विड एसेट्स की बात आती है। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश। ठीक, तो लिख लो पहले सीआरआर के बारे में, फिर समझेंगे। तो कह रहा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट minimum percentage of total demand and time deposit to be kept by commercial bank with the central bank.
kept by commercial banks with the central banks। ठीक, इसका मतलब समझिए क्या है, कह रहा है वो पैसा जितना भी डिपॉजिट आता है, सपोज करो कमर्शियल बैंक में अगर 1000 करोड़ रुपए आता है और सीआरआर 10% है, तो 100 करोड़ रुपए कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं एसबीआई डिपॉजिट करेंगे किसके पास, आरबीआई के पास। 100 करोड़ का कितना, 100 करोड़ अगर दोनों टाइम डिपॉजिट्स और टोटल डिमांड डिपॉजिट्स मिला दिए जाएं, अगर वो 100 करोड़ है, उसका 10% सीआरआर है, तो तुम्हें एसबीआई को आरबीआई के पास कितना पैसा रखना पड़ेगा, 100 करोड़ का 10%, दैट इज 100 करोड़। ठीक, हमने 100 करोड़ लिखा था पहले, बाद में 1000 कर दिया, इसको गलती मत करना। ठीक, अब समझना, यहां तक क्लियर हो गया। अब समझो फिर से वही दो सिचुएशन, फिर से वही दो सिचुएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन है, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, कह रहा है पहले तुम 100 करोड़ रखते थे मेरे पास, अब मुझे 20% कर देंगे इसको, तो अब ये क्या हो जाएगा, 100 से 200 करोड़। दो भाई, पहले 1000 करोड़ आता था तो 100 करोड़ देते थे, अब 1000 करोड़ आ रहा है तो भी 200 करोड़ दे रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या हुआ, सीआरआर इज राइजिंग, तो आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा भाई, सीआरआर विल फॉल। अब जब सीआरआर कम होगा, सपोज करो 20% से समझो 20% से 5% कर दिया है, तो पहले 1000 करोड़ का कितना रखना पड़ रहा था, 200 करोड़। ठीक, अब कितना रखना पड़ रहा है, 50 करोड़। 5% कितना होगा, ठीक है 50 सीआर। ठीक, क्लियर। तो अब इस केस में क्या होगा, अब पहले 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ में से क्या था, 200 करोड़ दे देता था बैंक एसबीआई, तो 800 करोड़ बचते थे, 800 करोड़ रुपए वो आम जनता में लोन बांट देता था। अब क्या है भाई, 950 करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, पहले 800 देता था, तो अब 950 करोड़ रुपए मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ सकता है। तो डिफ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई देखो बढ़ा दिया जाता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को रोक दिया जाता है, क्योंकि लोगों की जेब में पहले से बहुत पैसा है। ठीक, ऐसा समझो। सेम आता है एसएलआर में, तो एसएलआर क्या होता है, देयर इज अ मिनिमम परसेंटेज व्हिच हैज टू बी केप्ट विद देमसेल्व्स, मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लिक्विड एसेट्स बेटा वो एसेट्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे सोना, गोल्ड। गोल्ड को क्या तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ बहुत जल्दी कर सकते हो। डायमंड, डायमंड लिक्विड एसेट्स में होते हैं, लेकिन डायमंड कभी भी बैंक्स नहीं मेंटेन करता, ठीक है। और चांदी, तो ये सारी चीजें क्या होगा, जो फॉरेन सिक्योरिटीज बॉन्ड्स जो होते हैं, ये सारे लिक्विड एसेट्स में आते हैं, इनको तुम तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। तो कुछ पैसा इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट्स जैसे कि गोल्ड, ठीक, सिल्वर, ये भी कमर्शियल बैंक को खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है। तो कुछ पैसा कमर्शियल बैंक मेंटेन करते हैं अपने पास, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी मेंटेन करके रखना होता है। अब देखो कहोगे सर इसका फायदा क्या होता है, यार देखो अगर गोल्ड एंड सिल्वर के अगर आपको क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी, अब आरबीआई कह दे कि पहले आप 100 किलो गोल्ड रखते थे, तो अब आपको 200 किलो का गोल्ड मेंटेन करके रखना है अपने बैंक में,
जाहिर सी बात है तुम्हें 100 किलो और खरीदना पड़ेगा, उसके लिए तुम पैसा खर्चा करोगे। तो जो तुम पैसा खर्चा करोगे उससे क्या होगा कि जब तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, एसबीआई पैसा खर्चा करेगा एक्स्ट्रा 100 केजी पे करने के लिए, एक्स्ट्रा 100 केजी खरीदने के लिए गोल्ड, उसकी पावर ऑफ मनी सप्लाई कम हो जाएगी उतने ही अमाउंट से जितने ही का ही अमाउंट का उसने गोल्ड खरीदा होगा। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स विच दे हैव टू kept with themselves. Who? Commercial bank. समझिएगा। आओ फिर से वही के सिनेरियो, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन का टाइम है, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, आरबीआई कहेगा एसएलआर बढ़ा दो, एसएलआर विल राइज। अब कमर्शियल बैंक्स को बहुत ज्यादा पैसा, अपना पैसा गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो उनकी मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, एसएलआर विल फॉल। क्या क्लियर हो गया ये बातें? यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? ये हो गए हमारे क्वांटिटेटिव। अब बढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वालिटेटिव को बोलते हैं सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, उनका नाम इसीलिए सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। तो हमने 3 पढ़े। कह रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन it refers to the difference between the amount of loan granted and the value of security offered for loan. The amount of loan granted and the value of security offered. ठीक, फॉर द लोन। समझो फिर से, 10 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक ने कह दिया कम से कम आपको 7 करोड़ की सिक्योरिटी देनी है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ मार्जिन कितने की है, 3 सी, 30%। अब वही दो की सिचुएशन, जब इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ठीक, इन्फ्लेशन होगा तो मार्जिन क्या होगी, और बढ़ जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा कि 10 करोड़ का लोन चाहिए तो कम से कम मार्जिन सॉरी कम हो जाएगी, 8 करोड़ की सिक्योरिटी दो। जब 10 करोड़ का लोन चाहिए तो तुम 8 करोड़ की सिक्योरिटी दोगे, कितने की बची, 2 करोड़ की मार्जिन। लो, इसमें आदमी क्या ही कहेगा कि भाई 10 करोड़ का लोन चाहिए, 8 करोड़ रुपए की तो बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी हमको, हम लोन नहीं लेंगे। डिफ्लेशन है तो बैंक चाहेगा कि तुम्हारी जेब में पैसा जाए, आरबीआई चाहेगा। तो इस केस में क्या, फिर 10 करोड़ का लोन चाहिए तो बैंक कहेगा एक काम करो, तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए की कोई सिक्योरिटी है, दे दो, बदले में लोन ले जाओ। अब यहां पर क्या है भाई, डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है तो सस्ता ही है, लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, इसलिए आरबीआई ने क्या किया, मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी, कितनी कर दी, 2 करोड़ से कम अब हो गई कितनी, 7। इस केस में आदमी कहेगा तुरंत फट से लोन ले लोगे, क्यों लोन ले लोगे, क्योंकि भाई बहुत कम की सिक्योरिटी देनी है। ये हो गया हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद होता है हमारा क्रेडिट राशनिंग। लिख लो भाई, क्रेडिट राशनिंग क्या है फटाफट। क्या है, इट एम्स एट लिमिटिंग अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स, इट एम्स
एंड एडवांसेस लिमिटिंग बैंक लोन एंड एडवांसेस। लिमिटिंग मतलब क्या हो गया, यहां पर लिख लो सीलिंग, कि फिक्स कर दिया इससे ज्यादा लोन किसी को नहीं मिलेगा। अब ये दो तरीके से होता है। पहला, सेंट्रल बैंक क्या करती है, दे फिक्स द अमाउंट ऑफ लोन, फिक्स द अमाउंट ऑफ लोन विच कमर्शियल बैंक कैन गिव। ठीक, समझिएगा कि आरबीआई ने कह दिया है कि अब कोई कमर्शियल बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। पहला तरीका तो ये कि किस तरीके से उन्होंने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट राशनिंग मतलब क्रेडिट का राशन कर देना कि किसको कितना मिलेगा। ठीक, पहले तो आरबीआई ने कह दिया कि जैसे हम भाई गेहूं चावल की दुकान पे आपने पीडीएस सिस्टम सुना होगा, पीडीएस सिस्टम में क्या होता था कि हर एक आदमी को एक कार्ड पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही गेहूं और चावल मिलेगा। ठीक, आप ज्यादा पैसा देके भी नहीं खरीद सकते। इस तरीके से पहली चीज क्या कर दिया आरबीआई, तो ये फिक्स कर देता है कि क्रेडिट कर देता है राशन सॉरी क्रेडिट को लिमिट, क्रेडिट की लिमिट फिक्स कर देता है कि इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं क्रेडिट करना है या लोन देना है। कौन, कमर्शियल बैंक को पहले ही बता देता है कि कमर्शियल बैंक इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे। दूसरा, दे में फिक्स द मैक्सिमम रेशियो ऑफ लोन एंड एडवांसेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक ऑफ टू इट्स टोटल डिपॉजिट। फिक्स द मैक्सिमम ratio of loans and advances of commercial bank to its total deposit। अब इसमें क्या किया, टू इट्स टोटल डिपॉजिट, इसका मतलब समझिए क्या रहा है कि अब हम रेशियो फिक्स कर देंगे। आरबीआई ने कह दिया अब हमने रेशियो फिक्स कर दिया है कि तुम्हारा टोटल डिपॉजिट जो है, जैसे सपोज करो 10 करोड़ टोटल डिपॉजिट है, हमने रेशियो फिक्स कर दिया है कि तुम्हारे टोटल डिपॉजिट का तुम सिर्फ 5% ही क्रेडिट में यूज क्रेडिट कर सकते हो। लो भाई, यानी पहले अब क्या है, ये आरबीआई के हाथ में चला गया कि आपके पास जितने टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका कितना परसेंट आप एज अ क्रेडिट में दे सकते हो। ये हो गया दूसरा। ठीक, तीसरा, तीसरा अगेन बताओ। अब देखो ना, फिर से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इसको फिर से क्लासिफाई करो। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन है तो क्या करेगा, रेशियो ऑफ क्रेडिट टू टोटल डिपॉजिट विल, भैया पहले आप 5% से भी कम करके कह दिया 1%, सपोज करो कह दिया 1%, अब तुम सिर्फ 1% ही क्रेडिट दे सकते हो। तो पहले 50 लाख, पहले क्या बोलते हैं, पहले तुम 50 लाख दे रहे थे, अब तो तुम सिर्फ 1% दे पाओगे, दैट इज 10 करोड़ का 1% कितना हो गया, 5 लाख। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होगा, यही चीज क्या होगी, बढ़ जाएगी। 1% से घटा के कर दिया भाई 21%। अब भाई आप जितना आपका टोटल डिपॉजिट है उसका 21% आप क्रेडिट में दे दीजिए। ये हो गया हमारा आखिरी सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज क्रेडिट राशनिंग। लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, मॉरल
ठीक, लिख लो मॉरल सुएजन क्या है। देखो मॉरल सुएजन सिंपली बात, अगर आरबीआई कोई पॉलिसी आपको डिक्टेट कर रहा है कि आपको करना है, रेगुलेटर है, वो रेगुलेटरी बॉडी है, तो हर कमर्शियल बैंक को वो फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर कोई कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई उसके अगेंस्ट में एक्शन लेता है। तो आरबीआई पहले ही बता देता है कि यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, और यू कैन बी वेरी लिबरल टू द फ्लो ऑफ क्रेडिट, आप अपनी मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो दिस इज मॉरल सुएजन। ठीक, आरबीआई क्या करता है, खुद ही डिक्टेट कर देता है कि आपको कब लोन देना है कब नहीं। तो कह रहा है द पॉलिसी ऑफ परसुएजन, इट इज द पॉलिसी ऑफ परसुएजन। ठीक, and moral influence on the commercial bank, and moral influence on the commercial bank, ठीक, in order to get them fall in line with its policy. क्लियर, ये हो गया हमारा यहां पर मॉरल सुएजन। अब आरबीआई अगर कहेगा कि फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ाओ तो बढ़ा देंगे, फ्लो ऑफ क्रेडिट घटाओ तो घटा देंगे, क्योंकि आरबीआई का इन्फ्लुएंस होता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम पे, और कोई भी बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई की बात को नहीं टालता। ठीक, ये होता है हमारा चैप्टर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।